नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर जीके के कुछ स्पेशल क्वेश्चन से आपको टाइम देंगे। सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर है जो ऑल एग्जाम के लिए होंगे, सारे एग्जाम में काम आएंगे, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है, बहुत फोकस करिएगा और बहुत फोकस से इन चीज़ों को देखने का प्रयास करिएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु एक्चुअल कितनी होनी चाहिए। जब हम न्यूनतम आयु की बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तो डेफिनेटली आपके मन पे आता होगा 25 ईयर्स। कितने बच्चों ने 25 ईयर्स आंसर दिया है? जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही जवाब है 25 साल। 25 साल की आयु यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? 25 साल की आयु होनी चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति जो है जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे रुक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू की गई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू की गई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, मैं आपको यहां पर उत्तर लिखता हूं। ब्रिटेन। क्या राइट आंसर है? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में सबसे पहले संसदीय प्रणाली जो है ये लागू की गई थी, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए और राइट आंसर है ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए भारत में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो कौन करता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे जब तक मैं लिखने का प्रयास करता हूं। राष्ट्रपति। कौन करता है भैया? राष्ट्रपति यहाँ पे भारत में देखेंगे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भैया योजना आयोग का अध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में, और कौन होता है? तो भैया आपके पीएम। कौन होते हैं? पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अभी कौन है वर्तमान में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? देखिए यहाँ पे संघीय जो मंत्रिमंडल होती है इनके सभापति कौन होता है बैठक का? तो वो भी आपके पीएम होते हैं। और अभी वर्तमान में कौन है आप मुझे बताइएगा। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री हो उनका कार्यकाल जो होता है वो कितने ईयर्स का होता है? 5 ईयर्स का होता है। कितना होता है? 5 ईयर्स का होता है। ध्यान रखिए 5 ईयर्स का होता है। प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? आप देखिए ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पद से त्याग दिया है। क्या दिया है? पद से त्याग दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए यहाँ पे जो त्याग देने वाले हैं वो कौन है भैया? आपका मोरारजी है ना। मोरारजी देसाई जो है इन्होंने जो ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने पद से त्याग दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, लिख देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद भी रहे। अगले प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है? तो देखिए यहाँ पे आपको याद होगा उनका नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं यहाँ पे सबसे अधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। हालांकि एक बार और अगर बन गए तो शायद पीएम मोदी उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे, पर अभी नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? आप ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए जो संप्रभुता होती है भारत की या भारतीय संविधान के अनुसार वो आपके पीएम में होती है। किस में होती है? पीएम में, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री में ये आपको देखने को मिलती है। आप भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी वही थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही आपके पहले प्रधानमंत्री भी थे। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? आप ये बताइए कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी मौत उनके पद पर रहते हुए हुई है? तो ऐसे 3 प्रधानमंत्री है। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा या तो मैं आपको उत्तर बताऊंगा। प्रधानमंत्री का पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलवाता है वो आपके प्रेसिडेंट दिलाते हैं। कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट दिलाता है, ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल सही जवाब है प्रेसिडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं। कौन प्रधानमंत्री या कौन से प्रधानमंत्री जिसने एक बार में अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? देखिए दो बार पद संभालने के लिए कार्यवाही के जो मंत्री यहाँ पे तो नहीं, ये तो कहना चाहिए प्रधानमंत्री जिनके पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है वो इंदिरा गांधी जी है। कौन है वो? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी है ना, या इंदिरा गांधी। तो यहाँ सही जवाब है। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सोचिए और जल्दी से जवाब दीजिए मुझे। वो थे भैया आपके गुलजारी।
कौन थे? गुलजारी, थोड़ा सा ये राइटिंग पैड में उतना सीधा लिख नहीं पाता हूं मैं, लाल नंदा, है ना, गुजरात, गुलजारी लाल नंदा, याद रखिएगा। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बनने वाले प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? देखिए, वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो भी पीएम के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, ध्यान रखिएगा, वो भी प्रधानमंत्री के पास ही होती है। सबसे कम आयु में जो प्रधानमंत्री बने हैं, लगभग ये 40 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे, और उनका नाम है राजीव, क्या है? राजीव गांधी। क्या नाम है भैया? राजीव गांधी नाम है, जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन बनता है? तो भैया जिसके पास बहुमत होता है, जैसे कि अभी पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी के पास है, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास ये देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त किस सदन में सदस्य, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है। किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, तो भाई वो थे आपके HD, जल्दी बताइए आगे का नाम, HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा थे, याद रखिएगा, HD देवगौड़ा, है ना, HD देवगौड़ा थे, याद रखिएगा। ये भी बड़ा अच्छा सा प्रश्न निकल कर आ रहा है। किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए हैं? तो देखिए, चौधरी चरण सिंह जो हैं, या आप चरण सिंह के नाम से याद रख सकते हैं, चरण सिंह, ये ऐसे हैं भैया जो एक भी दिन संसद नहीं पहुंचे हैं, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? अगर सत्ता की हम बात करेंगे तो समस्त सत्ताएं जो होती है वह मंत्री परिषद में होती है। किस में होती है भैया? मंत्री परिषद में निहित होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंत्री परिषद में निहित होती है, यहाँ पे मंत्री परिषद इसके लिए राइट आंसर है। संघीय मंत्री परिषद में मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए, जो मंत्री उत्तरदायी होते हैं यह होते हैं लोकसभा के। किसके होते हैं भैया? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये, किसी भी सदन के सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद में कितने दिनों तक रह सकता है? अगर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और आप मंत्री बन गए हैं तो आप कम से कम 6 मंथ, है ना, 6 मंथ तक क्या हो सकते हैं? मंत्री के पद में रह सकते हैं, 6 मंथ तक रह सकते हैं। इसके बाद भैया आपको या तो सदस्य बनना पड़ेगा या तो मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति या पदच्युत करने का प्रावधान है? पद से हटाने का प्रावधान दिया गया है। तो ये आपका जो है भैया आर्टिकल 75 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 75 में आपको ये चीजें देखने को मिलती है, याद रखिएगा। आर्टिकल 75 में मंत्रिमंडल का गठन करने वाले कौन है? देखिए, अगर मंत्रिमंडल का कोई गठन करता है तो याद आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको, देखिए केंद्रीय, क्या होता है? केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री इसके लिए सही जवाब होगा, केंद्रीय मंत्री। आ जाइए 25 नंबर में, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे? देखिए, यहाँ पे आपके चहीते कह सकते हैं, सभी के चहीते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, यहाँ पे ये भारत के पहले कानून मंत्री थे, याद रखिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब की बात है। मंत्री परिषद के सदस्यों की शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी शपथ भी प्रेसिडेंट दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं भैया? प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में मंत्री परिषद में अधिक से अधिक सदस्यों कहां से लिए गए हैं? 27 नंबर का प्रश्न है, भारत में मंत्री परिषद में अधिक सदस्य कहां से लिए गए हैं? तो अधिक से अधिक सदस्य जो होते हैं मित्रों वह लोकसभा के होते हैं। किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कि लोकसभा के कितने सदस्य लिए जाते हैं। आगे चल लेते हैं अगले क्वेश्चन में, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार पटेल कह सकते हैं आप लोग शॉर्ट में, ठीक है, सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कह सकते हैं। स्वतंत्र भारत में पहले वित्त मंत्री कौन थे? चलो, बड़ा अच्छी बात है, वित्त मंत्री आया है। तो वित्त मंत्री जो थे आपके वो थे डॉक्टर जॉन, सुनिएगा, डॉक्टर जॉन मथाई। आपने नाम भी सुना होगा मेरे हिसाब से इसका कई बार, डॉक्टर जॉन मथाई का। ये नहीं सुना है तो बताइएगा, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है?
भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। राज्यसभा सदस्य का जो राज्यसभा का सदस्य होता है वो मंत्री परिषद का भी सदस्य हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? चलो बताओ, किसके शासनकाल में ही भारत आए थे? तो ये भाई साहब जब भारत आए थे उस समय शासनकाल था पृथ्वी राज चौहान का। किसका था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का शासन था, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान का शासन उस समय था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सूफी संत में आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तो आध्यात्मिक प्रवर्तक को कहा जाता है पीर। क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये तो आपको पता ही होगा। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? देखिए, सूफियों के जो आश्रम हुआ करते थे उसे कहा जाता है खान खानगाह भी कहते हैं, कुछ लोग खानकाहा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जैसा आ जाए देख लेना। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले पहले तुर्क शासक कौन थे? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले, देखिए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले जो भाई साहब पहले थे वो थे आपके महमूद। क्या थे भैया? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी यहाँ पे सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसके द्वारा संबंधित हुई है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो थी ये वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा हुई थी, याद रखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग याद रख लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने 1945 की घटना है। 1945 में अगर आप देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, याद रखिएगा। सुबुक्तगिन ने कब गजनी पर आक्रमण कर दिया था? तो देखिए, गजनी पे जब इन्होंने आक्रमण किया था उस समय थी 977 ईस्वी की बात है ये, ध्यान रखिएगा। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुबुक्तगिन कौन थे? तो ये ना अल्पतगीन का दामाद था ये। लिख देता हूं ताकि अगर आपको समझ में ना आए तो पढ़ सके आप लोग। अल्पतगीन है ना, अल्पतगीन के दामाद थे ये। सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो उसका पुत्र हुआ था, याद रखिएगा, उसके पुत्र हुए थे। और उसका पुत्र कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी उनका पुत्र था, याद रखिएगा, महमूद गजनवी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुखदेव थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, इन्हें फांसी कब दे दी गई थी आप बताइए? तो ये 23 मार्च के दिन, 23 मार्च के दिन इन्हें फांसी दी गई थी, ध्यान रखिएगा। 23 मार्च। समय क्या था? 1931 का था, 1931 का था, याद रखिएगा। दूध उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो दूध का उत्पादन करने में भारत में पहला स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? पहला। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? यूपी में है। कहाँ पे? यूपी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन, ये एक जल विद्युत उत्पादन करने का पावर स्टेशन है। और इसमें ये किस नदी पर बना हुआ है? तो भैया ये बना हुआ है आपका चिनाव, है ना, चिनाव नदी में बना हुआ है। किस नदी में बना है? चिनाव नदी में बना हुआ है, याद रखिएगा। देश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो देश की जो सबसे लंबी नहर रहती है वह है इंदिरा। क्या है? इंदिरा नहर है। क्या है? इंदिरा नहर है जो देश की सबसे लंबी नहर है, वो इंदिरा नहर है। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मिजोरम। वो क्या है आपका? मिजोरम। मिजोरम है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण में काटती है वह कौन सी रेखा कहलाती है? तो भैया वो देशांतर रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? वह कहलाती है मित्रों देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा कहलाती है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो भारत में जो सबसे उपज देने वाली है वह चावल है। क्या है? चावल है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आता है एंडीज पर्वत उदाहरण है। उत्तर में एक वलित पर्वत, एक खगोलीय दूरी क्या होगी? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो आप कह सकते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। उत्तर में लिख नहीं रहा हूँ। एक सींग वाला जो गेंडा है निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में पाया जाता है? देखिए, एक सींग वाला गेंडा असम में भी पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। अब इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हमें, है ना। एक सींग वाले गेंडे को संरक्षित भी किया गया है कांजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ ऑप्शन में अगर पश्चिम बंगाल आए तो भी लगा देना, पश्चिम बंगाल आए तो भी लगा देना, ठीक है। पश्चिम बंगाल आएगा तो लगा देना,
ज़्यादा बेहतर है कि भैया असम आएगा तो असम लगा देना, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम का नाम है एजुकेशन फॉर यू, है ना। उसमें सर्च करना है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहां से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप में भी जा सकते हैं, बहुत ही स्मॉल प्राइजेस में आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर।